देखिए, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे गैसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों की, जिसमें आपने 4 प्रकार के कारक पढ़ लिए थे। लास्ट कारक की हम बात करें तो दाब एक फैक्टर होता है जो गैसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करता है। देखिए, दाब की यदि बात की जाए तो दाब हम जानते हैं कि दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता द्रव विलायकों में बढ़ती है। इसे समझाने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में या किसी द्रव विलयन में गैस की घुली हुई मात्रा उस गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी विलयन में घुली हुई गैस की मात्रा उस गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। अर्थात आप ऐसे लिख सकते हैं P is proportional to M। Here M is P बराबर गैस पर लगाया गया दाब, M विलयन में उपस्थित गैस की मात्रा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं P बराबर KH M। एयर KH बराबर स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। हेनरी स्थिरांक। इसी समीकरण को आप दूसरे संबंध में ले सकते हैं। स्थिर ताप पर किसी विलयन में घुली हुई गैस की मोल अंश उस गैस पर लगाए गए दाब। देखो, मात्रा की जगह आप मोल अंश भी यूज कर सकते हैं। घुले हुए गैस की मोल अंश उस गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। अर्थात P इज प्रोपोर्शनल टू XV या P बराबर KH XV। हेयर XV इज गैस की मोल अंश। विलेय पदार्थ, विलेय बी अपन ने क्या मान रखा है, विलेय को मान रखा है, इसलिए विलेय पदार्थ की या विलेय पदार्थ के रूप में हम गैस ले रहे हैं तो गैस की मोल अंश उस गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। हेनरी नियम को आप ढंग से देखेंगे। हेनरी नियम दाब फैक्टर की बात कर रहे हैं। गैसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाला फैक्टर एक दाब। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि दाब गैसों पर जैसे जैसे दाब लगाएंगे तो अवशोषण उसका बढ़ेगा द्रव विलायक द्वारा। ताप वहाँ स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर, फिर हेनरी नियम की बात कर रहे हैं तो स्थिर ताप पर किसी विलयन में घुली हुई गैस की मात्रा उस गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। या स्थिर ताप पर किसी विलयन में घुली हुई गैस की मोल अंश उस
गैस पर लगाए गए दाब की समानुपाती होती है, जिसके लिए आप ये संबंध निकाल सकते हैं P बराबर KHM या P बराबर KHXV। यार KH बराबर हेनरी स्थिरांक होता है और यहाँ XV को लिख दें आप XV बराबर गैस की मोल अंश। तो देखिए प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर रहे थे, तो ये प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करेंगे हम हेनरी नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी नियम के अनुप्रयोग। देखो हेनरी का नियम आपको सिखाता क्या है? हेनरी का नियम आपको ये सिखाता है केवल कि किसी भी गैस पर यदि आप दाब बढ़ाएंगे तो उस गैस की विलयन में अधिक मात्रा घुलेगी, मतलब उस गैस की विलेयता बढ़ जाएगी, यही सिखाता है। इसके एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं तो पहला एप्लीकेशंस तो आप देखिए, शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए उन्हें अधिक दाब पर बंद किया जाता है। देखो कैसे, शीतल पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, उन कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए CO2 जो होता है वो प्रिजर्वर के रूप में कार्य करता है शीतल पेय पदार्थों में। तो CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए उन CO2 को अधिक दाब पर बंद करते हैं बोतलों में। अधिक दाब पर बंद करेंगे तो दाब जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे CO2 की विलेयता उस मटेरियल में, जो भी शीतल पेय पदार्थ है उस मटेरियल में विलेयता उसकी बढ़ेगी। इसलिए जब हम खोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों को तो एक साथ बड़ी गैस सी निकलती है, वो CO2 गैस निकलती है, क्योंकि वो अधिक दाब पर उसमें बंद की गई है। दूसरे एप्लीकेशंस की बात करें, गोताखोर। देखो गोताखोर जब समुद्र के अंदर जाते हैं, समुद्र के अंदर गए तो क्या होता है कि इनकी सिलेंडर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस होती हैं। समुद्र के अंदर जब जाएंगे तो अधिक दाब का सामना करना पड़ता है, तो नाइट्रोजन गैस उनके ब्लड में अधिक घुल जाती है, नाइट्रोजन गैस की विलेयता अधिक हो जाती है अधिक दाब के कारण। अब जैसे ही ये समुद्र से बाहर किनारे पर आते हैं तो दाब कम होता है, एक साथ वो सांस लेते हैं, एक साथ सांस छोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन गैस उनके ब्लड में से जैसे ही निकलती है बाहर तो उनके ब्लड में बुलबुले, नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बन जाते हैं, जिसे अपन कहते हैं बैंड्स। जो एक खतरनाक बीमारी होती है, कई बार जानलेवा भी होती है। एक बार पुनः समझिए, गोताखोर जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो उनके सिलेंडर में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसों की विलेयता ब्लड में अधिक हो जाती है। जैसे ही वो सांस लेते हैं अधिक दाब का सामना करना पड़ता है नीचे, अधिक दाब का जैसे ही उनको सामना करना पड़ता है तो नाइट्रोजन गैस अधिक घुल जाती है ब्लड में। अब जैसे ही वो बाहर आएंगे तो दाब कम होगा, और दाब कम होगा तो वो सांस छोड़ते हैं। सांस छोड़ने पर क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस के बुलबुले ब्लड में बन जाते हैं, जिसे बैंड्स कहते हैं। और बैंड्स एक खतरनाक बीमारी है, इसलिए इनके सिलेंडरों में लगभग 11.7% हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। हीलियम गैस की विलेयता ब्लड में बहुत कम होती है। हीलियम गैस की जब विलेयता बहुत कम होगी तो बैंड्स बनने की संभावनाएं कम रहती हैं। एक लास्ट एप्लीकेशन की हम बात करें तो जो लोग ऊंचे स्थानों पर रहते हैं, ऊंचाई वाले हिल स्टेशन जिन्हें कहते हैं हिल स्टेशन,
हिल स्टेशनों पर जो रहते हैं उनको ऑक्सीजन की कम सांद्रता का सामना करना पड़ता है। ऑक्सीजन की कम सांद्रता होगी तो ऐसी स्थिति में उनमें उनके ब्लड में ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचेगी, जिससे उनकी सोचने की शक्ति एक तरह से कम हो जाती है। सोचने की शक्ति जब कम हो जाएगी तो इस बीमारी को कहते हैं एनोक्सिया। ऐसे लिखते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया नामक बीमारी से वो ग्रसित हो जाते हैं। कुल मिला के हेनरी नियम तीनों में देखो, एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए CO2 को उन बोतलों में अधिक दाब पर बंद किया जाता है। और हेनरी नियम ये कहता है जब अधिक दाब लगाएंगे किसी गैस पर आप तो उसकी विलेयता उस बिलियन में बढ़ती है। इसी प्रकार से हम दूसरे एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, जैसे गोताखोर हैं, तो गोताखोर जैसे ही समुद्र के अंदर जाते हैं तो अधिक दाब का सामना करना पड़ता है। अधिक दाब पर उनके सिलेंडर में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसों की विलेयता उनकी ब्लड में अधिक हो जाती है। अब जैसे ही ये किनारे पर आते हैं तो उस किनारे पर इनका क्या होता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है ब्लड से और ब्लड में बुलबुले बन जाते हैं, फफोले बन जाते हैं, जिन बुलबुलों को बेंड्स कहते हैं। बेंड्स नामक बीमारी होती है जिससे कई बार ये प्राणघातक भी होती है। इस से बचने के लिए उनके सिलेंडर में जो गैस का सिलेंडर होता है उनके श्वसन क्रिया के लिए उसमें लगभग 11.7% हीलियम गैस को मिक्स किया जाता है, जिसकी विलेयता कम होती है। नेक्स्ट बात करें हम, जैसे पर्वतारोही है जो पर्वतों पर चढ़ते हैं या ऊंचे स्थानों पर जो लोग रहते हैं, पर्वतों पर रहते हैं, हिल स्टेशनों पर जो रहते हैं, उनमें क्या है कि वहाँ ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती जाती है। अब सांद्रता कम है तो उस ऑक्सीजन पर प्रेशर कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम हो जाएगा तो उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिससे उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसे एनोक्सिया कहते हैं। अर्थात प्रेशर जितना अधिक होगा गैस उतनी अधिक विलेय होगी। अब ऊपर गए, हिल स्टेशनों पर गए, उस पर प्रेशर कम हो जाएगा ऑक्सीजन पर। अब प्रेशर कम हो जाएगा तो उनके बॉडी में भी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे एनोक्सिया नामक बीमारी उत्पन्न होती है। तो कुल मिला के आपको हेनरी नियम को ये याद रखना है कि गैस की घुली हुई मात्रा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम देखें वाष्प दाब। वाष्प दाब की बात करेंगे। वाष्प दाब से क्या तात्पर्य होता है? जैसे कोई खुला पात्र है, खुले पात्र में आपने द्रव विलायक डाल रखा है। द्रव विलायक वाष्पशील होता है। अब यह वाष्पित होगा और वाष्प द्वारा उस द्रव विलायक के पृष्ठ पर एक दाब प्रयुक्त किया जाएगा। लेकिन कौन सी स्थिति में? जब संघनन और वाष्पन दोनों प्रक्रियाएं होंगी। खुला पात्र है लेकिन बंद कमरे की बात कर रहे हैं या बंद जगह की बात कर रहे हैं, तो खुले पात्र से वाष्प बनती जाएगी, तो उसमें पात्र की ऊपर की जो सतह होगी उसमें संघनन की प्रक्रिया भी साथ साथ बनती है, वाष्पन एवं संघनन। और ये दोनों जब साम्य अवस्था में होती हैं तब ऐसी स्थिति में द्रव की वाष्प द्वारा उस द्रव विलायक पर लगाया गया या प्रेक्षित किया गया दाब, जैसे वाष्पन हो रहा है, किसी द्रव का वाष्पन हो रहा है, उसकी ऊपर की सतह पर वाष्प जा रही है, फिर उसके बाद में उसका हल्का हल्का सा संघनन भी होता है, दोनों के मध्य में साम्य स्थापित हो जाता है। ऐसी स्थिति में वाष्प भी उस एनवायरनमेंट में रहती है, उस वातावरण में रहती है, और द्रव भी उस
एनवायरनमेंट में रहता है, तो जो वाष्प रहती है उस एनवायरनमेंट में, उस वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर एक दाब प्रेक्षित किया जाता है जिसे हम वाष्प दाब कहते हैं। अब देखिए, वाष्प दाब के रेफरेंस में राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम प्रतिपादित किए थे। वाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम था और एक अवाष्पशील विलययुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम था। ध्यान देंगे हम। पहली बात तो ठोस द्रव विलयन में वाष्प दाब, ठोस द्रव विलयन में ठोस विलय है और ये विलायक है, तो ऐसी स्थिति में जब एक ही फैक्टर या एक ही कारक या एक ही कंपोनेंट विलय या विलायक में से दोनों में से एक वाष्पशील हो तो केवल वाष्प दाब उसी फैक्टर के कारण उत्पन्न दाब होता है। अवाष्पशील विलय का दाब नहीं होता, उसका नगण्य मान लिया जाता है। तो विलायक का है तो PA, जैसे मानेंगे हम A विलायक है, B विलय है, तो मान लिया A का A तो है विलायक और B है विलय। A का आंशिक दाब PA, V का आंशिक दाब PB। तो विलयन का कुल दाब उस विलय पदार्थ की मोल अंश विलायक की मोल अंश के समानुपाती होता है। ये राउल्ट ने नियम दिया था। किसी विलयन का वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव की मोल अंश के समानुपाती होता है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर PA0XA। PA0 यहाँ अवयव A की शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब होता है। ठोस द्रव विलयनों में तो केवल यही होगा। द्रव विलयनों में जब दोनों हैं, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जब दोनों होते हैं तो विलयन का वाष्प दाब P टोटल बराबर PA प्लस PB। डाल्टन का आंशिक दाब सिद्धांत, डाल्टन का आंशिक दाब सिद्धांत क्या कहता है, किसी विलयन या किसी मिश्रण का कुल दाब उस मिश्रण में उपस्थित दोनों अवयवों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। तो डाल्टन के आंशिक दाब सिद्धांत को लगाएंगे वहाँ। यदि द्रव है, क्या है, द्रव विलयन, और ठोस द्रव विलयन है, तो ऐसी स्थिति में केवल एक का ही वाष्प दाब काम आता है। अब हम बात कर लेंगे, देखो वाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम आप ये ध्यान रखें। राउल्ट का नियम केवल ये है कि किसी मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक दाब उस अवयव की मूल अंश के समानुपाती होता है। ये ध्यान रखना है आपको। आओ, वाष्पशील विलययुक्त विलयन है या अवाष्पशील विलययुक्त विलयन है, उसकी बात हम यहाँ करेंगे। जैसे वाष्पशील विलययुक्त विलयन है, माना एक विलयन जिसमें A तथा B क्रम से विलायक व विलय अवयव हैं।
मान लिया। अवयव ए का आंशिक दाब PA, अवयव बी का आंशिक दाब PB, अवयव ए की मोल अंश XA, अवयव बी की मोल अंश XB, अवयव ए की शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब PA0, अवयव बी की शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब PB0 है। मान लिया यह। तो देखिए राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार किसी मिश्रण में या किसी विलयन में किसी अवयव का आंशिक दाब उस अवयव की मोल अंश के समानुपाती होता है। माना अवयव ए का आंशिक दाब समानुपाती होगा XA और अवयव बी का आंशिक दाब समानुपाती होगा XB। समीकरण 1 और समीकरण 2 आप ऐसे लिख सकते हैं, PA बराबर PA0 XA, PB बराबर PB0 XB। आप इनको 3 और 4 मान लें। मैं ये कह रहा हूँ किसी मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव की आंशिक दाब उस अवयव की मोल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात अवयव ए का आंशिक दाब PA XA के समानुपाती होगा, अवयव बी का आंशिक दाब PB XB के समानुपाती होगा। समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो स्थिरांक लगाते हैं, तो ये स्थिरांक होता है उनकी शुद्ध अवस्थाओं के वाष्प दाब। अर्थात PA बराबर PA0 XA और PB बराबर PB0 XB। हेयर PA0 PB0 मैंने यहाँ शो कर दिए। अब देखिए टोटल मिश्रण की बात कर रहे हैं, तो वी नो दैट P टोटल बराबर PA प्लस PB होता है, या PT टोटल को T लिख दें हम, PA की वैल्यू PA0 XA प्लस PB0 XB, दोनों की वैल्यू पुट कर दी हमने। समीकरण नंबर 5 यहाँ लिख देंगे। समीकरण 5 में PA व PB के मान रखने पर रख दिया। देखिए समीकरण क्या बना, PT बराबर PA0 XA प्लस PB0 XB। वी आल्सो नो दैट, ये अब मैं मिटा देता हूँ। देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि XA प्लस XB बराबर 1 होता है, या XA बराबर 1 माइनस XB होगा। ये समीकरण नंबर आपकी बन जाएगी 6। समीकरण 6 में XA का मान रखने पर रखिए आप, PT बराबर PA0 1 माइनस XB प्लस PB0 XB। या इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं आप, PT बराबर PA0 माइनस PA0 XB
प्लस पी वी नॉट एक्स वी, या इस समीकरण को आप ऐसे लिख सकते हैं पी टी बराबर पी ए नॉट प्लस एक्स वी, इसको कॉमन ले लें, पी ए नॉट प्लस एक्स वी को कॉमन ले लिया आपने। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, पी वी नॉट माइनस पी ए नॉट, ये समीकरण बनेगी। तो इस समीकरण से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों में आप पी टोटल निकाल सकते हैं। पी ए नॉट क्या आया, अभी अब ए की शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब, एक्स बी अभी अब बी की मोलंस, पी बी नॉट अभी अब बी की शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब माइनस अभी अब ए की शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट के नियम की बात कर रहे हैं। तो वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए आप देख लीजिए, विलयन हो गया, विलयन में दो अवयव हैं ए और बी। ए अवयव को आपने विलायक मान रखा है, बी अवयव को आपने विलेय मान रखा है। ए अवयव की आंशिक वाष्पदाब पी ए, बी अवयव का आंशिक वाष्पदाब पी बी। ए अवयव का शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब पी ए नॉट, बी अवयव की शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब पी बी नॉट। ए अवयव की मोलंस एक्स ए, बी अवयव की मोलंस एक्स वी है, मान लिया हमने। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम ये कहता है किसी विलयन में किसी अवयव की आंशिक वाष्पदाब उस अवयव की मूल अंश के समानुपाती होती है। तो किसी अवयव ए और बी दोनों वाष्पशील है, तो अवयव ए का वाष्पदाब उसकी मूल अंश के समानुपाती, अवयव बी का वाष्पदाब उसकी मूल अंश के समानुपाती। समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, पी ए नॉट और पी बी नॉट क्रम से रखेंगे कि ये शुद्ध अवस्था के वाष्पदाब होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि डाल्टन के नियमानुसार, डाल्टन का आंशिक दाब सिद्धांत क्या कहता है कि किसी विलयन या किसी मिश्रण का कुल दाब उस मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के आंशिक दाबों की योगफल के बराबर होता है, अर्थात पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी ये होता है। पी ए की वैल्यू रखेंगे, पी बी की वैल्यू रखेंगे, लेकिन रख दिया हमने पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इसके बाद में एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक होता है, मैंने आपको मूल अंश में बताया था। तो एक्स ए के लिए वैल्यू निकालने हैं या एक्स बी के लिए वैल्यू निकालने हैं। एक्स ए के लिए आपने वैल्यू निकाली 1 माइनस एक्स बी होगी, 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए की वैल्यू को आप समीकरण 6 में रख दीजिए, ये समीकरण 6 में रख के ये समीकरण बनेगी। अब बात करेंगे हम कि ग्राफ की, ग्राफ किस प्रकार से आप बनाएंगे। देखिए समीकरण 3 और 4 अभी जहाँ लिख रहे थे, समीकरण 3 व 4 के लिए y बराबर एम एक्स प्रकार से ग्राफ बनेगा, और समीकरण कौन सा हुआ, ये वाला समीकरण आपका 6 के लिए या 5 के लिए मान लीजिए पी ए प्लस पी बी को, 5 के लिए y बराबर एम एक्स प्लस सी प्रकार से ग्राफ बनेगी। अब देखिए आप कैसे बनेगा। एक तरफ आपने इधर ले लिया आंशिक दाब प्रेशर, और इधर ले लिया आपने मूल अंश। यहाँ हम मान रहे हैं एक्स ए बराबर 1, तो एक्स बी बराबर क्या होगा 0। ऐसी स्थिति में ये ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, P बराबर पी ए प्लस पी बी, और ये ग्राफ आपका इस प्रकार से बनेगा, पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी। और जब एक्स ए बराबर 0 और एक्स बी बराबर 1 होगा, तो ये ग्राफ आपका इस प्रकार से बनेगा। ये आपका पी ए नॉट, ये पी बी नॉट मान लीजिए इसको, ये होगा पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए। ये आपको ध्यान रखना है।
एक्स ए बराबर 1 है तो पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी, एक्स बी बराबर 1 है, एक्स ए बराबर 0, तो ऐसी स्थिति में पी ए नॉट को आप एक्स ए बराबर 0 कराएंगे, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए ये। और बात करेंगे आप इसकी P बराबर पी ए प्लस पी बी, तो पी ए नॉट और पी बी नॉट मतलब दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात P बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इस समीकरण को आप ऐसे लिख सकते हैं या इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ऐसे लिख सकते हैं। ये वाष्पशील द्रव हेतु या वाष्पशील विलय युक्त विलयनों हेतु राउल्ट के नियम की ग्राफ है, आइडियल कंडीशन में है ये। नेक्स्ट बात करेंगे हम अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। ये तो वाष्पशील विलय युक्त विलयन था, अब अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों की बात करेंगे। ध्यान दें, अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। ध्यान दें, अवाष्पशील विलय, जब विलय पदार्थ अवाष्पशील है तो उसका वाष्पदाब तो कुछ होगा ही नहीं। देखिए आप सोचिए, अवाष्पशील विलय है तो उसका वाष्पदाब होगा ही नहीं, नीचे लिख देंगे चूँकि विलयन में विलय पदार्थ अवाष्पशील है, अतः पी बी बराबर 0, अर्थात अवयव भी या विलय पदार्थ का आंशिक दाब कितना होगा, 0 होगा। वी नो दैट P बराबर पी ए प्लस पी बी, और जब पी बी 0 हो गया है तो P टोटल बराबर पी ए। अब पी ए कितना होता है लिखिए यहाँ, वी नो समीकरण 1 बन गया। समीकरण 1 में पी ए का मान रखने पर विलयन का वाष्पदाब केवल अवयव ए के वाष्पदाब के बराबर होगा, बी का तो वाष्पदाब ही नहीं है। तो पी ए का मान रखने पर पी ए का मान क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए, तो पी टी बराबर पी ए नॉट एक्स ए समीकरण बनेगी। फिर लिखेंगे हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे, वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स ए इन इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स ए इन इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में एक्स ए का मान रखिए, पी टी बराबर पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी टी बराबर पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स वी, इस तरीके से लिखेंगे। अब एक्स वी के लिए यदि आप वैल्यू निकालना चाहें
तो एक्स बी बराबर पी टी अपॉन पी ए नॉट माइनस देखिए पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी, तो पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी हो गया। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ए नॉट एक्स बी बराबर, इसको आप पी ए नॉट माइनस पी टी ऐसे लिख सकते हैं उल्टा करके। अरे भाई, इसको आप इधर ले आएंगे, इसको आप इधर ले जाएंगे, ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, पी ए नॉट एक्स बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी टी, या लिख देंगे आप एक्स बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी टी अपॉन पी ए नॉट। ये जो है पी ए नॉट माइनस पी टी, ये आपेक्षिक वास्तव अवनमन कहलाता है। विलयन के शुद्ध अवस्था के वास्तव विलायक के शुद्ध अवस्था के वास्तव में से विलयन के वास्तव को घटा करके जो डिफरेंस बचता है, अवनमन होता है वास्तव में। विलायक का वास्तव पहले जितना था, एवास्फील विलेय युक्त विलयन जब डाला है, एवास्फील विलेय जब डाला है इसमें, तो इसके टोटल दाब में या वास्तव में कमी आती है। तो ये कमी आपेक्षिक वास्तव अवनमन कहलाता है। तो पी ए नॉट माइनस पी टी को आप आपेक्षिक वास्तव अवनमन कह सकते हैं। और ये टोटल समीकरण आपकी मोल भिन्न को ज्ञात करने के लिए समीकरण बनती है। एक बार पुनः मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देंगे। एवास्फील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, आप इस बात को छोड़ दीजिए, आप विलेय कैसा है, एवास्फील, तो विलयन का वास्तव जो होगा वो केवल वास्तविक अवयव के कारण होगा। मतलब विलेय को आपने कर दिया है 0, विलेय का वास्तव कितना है 0। तो विलयन का वास्तव पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी होता है, पी बी की वैल्यू 0 है, तो पी टी बराबर पी ए हो जाएगा। पी ए की वैल्यू पी ए नॉट एक्स से होती है, तो पी टी बराबर पी ए नॉट एक्स से। आप आसानी से लिख सकते हैं इसको, एक्स से प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक्स ए की वैल्यू निकाल दीजिए, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगी। पुटिंग द वैल्यू, आप एक्स ए की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। एक्स ए की वैल्यू आपने पुट की, पी टी बराबर पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी, या फिर इसको खोल के लिखेंगे तो पी टी बराबर पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। अब पी ए नॉट एक्स बी को आप इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको आप इधर ले जाइए, नेगेटिव हो जाएगा। तो पी ए नॉट माइनस पी टी ये वैल्यू बनेगी। पी ए नॉट माइनस पी टी जो होता है यह कहलाता है आपका आपेक्षिक वास्तव अवनमन। आपेक्षिक वास्तव अवनमन में उसकी शुद्ध अवस्था के वास्तव का भाग देंगे आप, तो उसकी मूल अंश की कैलकुलेशन होती है। राउल्ट का नियम पूरी तरह कंप्लीट है वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। और इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आपकी पुस्तक में दे रखे हों तो आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।